नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही स्पेशल क्लास चल रही है आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए, हम जो स्टैटिक जीके प्लस साइंस के 4000 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि हम आपको 100 वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। हर वीडियो में आपको 40 क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं। तो उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों छठे नंबर का वीडियो। इसके पहले मैंने इस सीरीज के 5 वीडियो कंप्लीट करा दी हैं। अगर आपने नहीं देखे तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, यहाँ ऊपर आई के बटन से आप देख सकते हैं। लेकिन पहले ये छठे नंबर का वीडियो पूरा देखिएगा, उसके बाद ये 5 वीडियो भी अगर आपने नहीं देखे तो वो देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज चल रही है। जो नए बच्चे हैं उनको बता दें कि ये सीरीज क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, आपको पता होगा कि सीबीटी 1 में 1 मिनट का समय लूंगा मैं। जो पुराने बच्चे उनको तो पता है, 1 मिनट में मैं उनको बता देता हूँ जो नए बच्चे जुड़े हैं। जो सीबीटी 1 में जो 40 एमसीक्यू आने वाले हैं, जीके जीएस और करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के तो आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। जो जीके जीएस और जीके और जीएस है, मतलब साइंस और जनरल नॉलेज है, उसके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। जिसमें साइंस के आपके 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, बचे हुए क्वेश्चन आपके जीके से रहेंगे 18 से 20 क्वेश्चन। तो ये 30 क्वेश्चन के लिए हमने 4000 क्वेश्चन का स्पेशल डेटाबेस बनाया था। और ये जो 4000 क्वेश्चन है हम आपको 100 वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। हर वीडियो में 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इस प्रकार आपके 4000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये मान के चलिए कि 30 में से 30 नंबर तो आपके पूरे पक गए। 10 नंबर जो आना है करंट अफेयर्स के, उसके लिए एक अलग सीरीज में आपको चलाऊंगा। अभी उस पर काम चल रहा है, बहुत जल्दी वो आपको दे दी जाएगी, ठीक है ना। मतलब 15 महीने का हम करंट अफेयर्स भी कंप्लीट कराएंगे। इसलिए हमारे चैनल पर आप जुड़े रहिएगा। जो बच्चे नया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए डेली लाता रहूँगा। तो चलिए, आज का हमारा छठे नंबर का वीडियो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करेंगे। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि क्या होगा कि आपको भी साथ साथ याद होता रहेगा। तो चलिए, आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? सूत कातने की मशीन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा किया गया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। स्क्रीन पर बताएंगे दोस्तों, भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है? भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए, जादूगोड़ा में। कहां पर स्थित है? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा कहां पर है? झारखंड में स्थित है, ठीक है ना। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, पिंग पोंग कूटनीति का संबंध इनमें से किससे है? पिंग पोंग कूटनीति का संबंध इनमें से किससे है? देखिए, तो किन दो देशों के बीच हुई थी ये कूटनीति? तो इसका संबंध दोस्तों ऑप्शन बी, अमेरिका और चीन। पिंग पोंग कूटनीति का संबंध अमेरिका और चीन देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, बेसेमर प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस उद्योग में उपयोग की जाती है? तो जो बेसेमर प्रक्रिया होती है दोस्तों, वो किस उद्योग में उपयोग की जाती है? तो स्टील के उद्योग में बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग पिग आयरन से स्टील बनाने में किया जाता था। इसका किस लिए उपयोग होता है? जो पिग आयरन रहता है उससे स्टील बनाने में इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसके आविष्कारक कौन है? तो हेनरी बेसेमर। हेनरी बेसेमर के नाम पर ही इस प्रक्रिया का नाम पड़ा है, ठीक है ना। कौन है इसके आविष्कारक? हेनरी बेसेमर है, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए, 15 अगस्त 1769 को। कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 को नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, निम्नलिखित में से किस देश में कॉफी के पौधे की उत्पत्ति हुई? तो कॉफी के पौधे की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इथोपिया में। इथियोपिया में कॉफी की उत्पत्ति लगभग 10वीं सदी में हुई थी। कहां पर? 10वीं सदी में इथियोपिया में हुई थी, ठीक है ना। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे स्क्रीन पर, सारनाथ गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है। सारनाथ गौतम बुद्ध के जीवन से किस प्रकार संबंधित है? तो जो प्रथम उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने, वो सारनाथ में ही दिया था। मतलब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों स्क्रीन पर, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, धर्मपाल ने की थी, ठीक है ना। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पालवंशी थे धर्मपाल, उनके द्वारा की गई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
महासागर अथवा झील की सबसे निम्न स्तर को क्या कहा जाता है? महासागर अथवा झील के जो सबसे निम्न स्तर होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बेंथिक कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? बेंथिक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा। आरएनए, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आरएनए का मुख्य कार्य दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना जो कि आरएनए का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा लिखी गई है। कब लिखी गई थी? 1909 में। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता की क्या विशेषता रही है? सिंधु सभ्यता की क्या विशेषता रही है? तो इसका राइट आंसर होगा विशाल स्नानागार। सिंधु सभ्यता में हमको विशाल स्नानागार मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताएंगे स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है ऊष्मा विकिरणों की गति होती है। ऊष्मा विकिरणों की गति होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रकाश के बराबर। ऊष्मा विकिरणों की गति किसके बराबर होती है? तो प्रकाश के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किए जाने वाला तत्व या फिर आप गैस भी कह सकते हैं, कौन सी है? तो जो हमारे घर में फ्रिज होते हैं उनमें फ्रीऑन गैस का प्रयोग किया जाता है। कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? फ्रीऑन गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे स्क्रीन पर। मानस नदी किसकी सहायक नदी है? तो मानस नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र की। मानस नदी कहाँ पर बहती है? असम और भूटान में बहती है। उसकी कुल लंबाई 376 किलोमीटर है और किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की ये सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर दोस्तों। नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण होता है। किसके द्वारा होता है? नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो आयरिस के द्वारा होता है। ठीक है ना। ऑप्शन बी राइट आंसर, आयरिस। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, स्क्रीन पर बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा को निम्नलिखित के साथ मिलाया जाता है। देखिए आपको पता है साबुन कास्टिक सोडे से बनाई जाती है। तो कास्टिक सोडे को किसके साथ मिलाया जाता है? तो ये अलसी, लिनसीड के तेल के साथ इसको मिलाया जाता है। साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडे को अलसी के तेल के साथ मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान किलोमीटर प्रति सेकंड में लगभग कितना होता है? पलायन वेग का मान बताना है। तो जो पलायन वेग का मान होता है किलोमीटर प्रति सेकंड में, वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है ना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड पलायन वेग का मान। भारत में वित्त के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किसने शुरू की? तो वित्त के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया भारत में शुरू की गई थी लॉर्ड मेयो के द्वारा। किसके द्वारा शुरू की गई थी? लॉर्ड मेयो के द्वारा शुरू की गई थी। देखिए लॉर्ड मेयो भारत के चौथे वायसराय थे। कौन से वायसराय थे? चौथे वायसराय थे। और वो 1869 12 जनवरी 1869 से 8 फरवरी 1872 तक भारत के वायसराय रहे थे और उन्होंने ही वित्त विकेंद्रीकरण की व्यवस्था शुरू की थी लॉर्ड मेयो ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे स्क्रीन पर दोस्तों। अगला प्रश्न है नेत्रदान में दाता आंख के कौन से भाग का प्रत्यारोपित किया जाता है? नेत्रदान जब कोई व्यक्ति करता है तो उसकी आंख के कौन से पार्ट को प्रत्यारोपित मतलब दान किया जाता है? तो इसमें दोस्तों जो कार्निया होता है, आंख का कार्निया होता है, उसको दान किया जाता है मेनली। ठीक है ना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर बताएंगे 1997 का एशियाई वित्तीय संकट किस देश से शुरू हुआ था? तो 1997 का जो एशियाई वित्तीय संकट आया था दोस्तों, वो थाईलैंड देश से शुरू हुआ था। ठीक है ना। ऑप्शन बी राइट आंसर, थाईलैंड से स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपका तिरुवनंतपुरम में स्थित है। केरल के तिरुवनंतपुरम, ठीक है ना, त्रिवेंद्रम में स्थित है। अगर बात की जाए इसरो के मुख्यालय की, इसरो का मुख्यालय भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसरो का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? बैंगलोर में है। ठीक है ना। और एक भाभा का मुख्यालय कहाँ पर है? भाभा का मुख्यालय है दोस्तों मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। ठीक है ना। तो ये फैक्ट्स भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है संगम काल में पिल्लई शब्द किसके लिए प्रयोग होता था?
तो संगम काल में पिल्लई शब्द का प्रयोग किया जाता है छात्रों के लिए, ठीक है ना। देखिए संगम काल तमिलनाडु का एक प्रमुख काल था, ठीक है ना, और पिल्लई शब्द का प्रयोग छात्रों के लिए उसमें किया जाता था। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा, प्राचीन भारत में किस वंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए? तो सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश ने चलाए थे? तो ये आपके गुप्त वंश के समय चलाए गए थे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों, गुप्त वंश के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वन्य प्राणियों के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स मतलब उड़ने वाली लोमड़ी क्या है? तो उड़ने वाली लोमड़ी क्या है? तो इसकी चमगादड़, एक चमगादड़, ठीक है ना। ऑप्शन इज राइट आंसर, चमगादड़ को कहा जाता था उड़ने वाली लोमड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा के कला स्कूल में किसका प्रयोग किया गया था? तो मथुरा के जो कला स्कूल है उसमें लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों, लाल बलुआ पत्थर। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी कौन सी है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी इनमें से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, ठीक है ना। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ऊर्जा क्षेत्र की इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 25 जुलाई 1969 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न बताएंगे दोस्तों स्क्रीन पर, पुरुष सूक्त किस वेद का भाग है? पुरुष सूक्त किस वेद का भाग है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऋग्वेद। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का भाग है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का भाग है। इसमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो ये आपके कोच्चि, केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोच्चि फोर्ट भारत में पहली यूरोपियन बस्ती थी, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे, फोबोस और डाइमोस निम्नलिखित ग्रहों में से किसके प्राकृतिक उपग्रह है? तो फोबोस और डाइमोस, तो यह है दोस्तों आपके मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, ठीक है ना। मंगल ग्रह पृथ्वी के पास लाल रंग का ग्रह है, ठीक है ना, जिसके प्राकृतिक उपग्रह है फोबोस और डाइमोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर बताएंगे अगला प्रश्न, पेनिसिलिन किसने खोजी थी? तो पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है ना। और टीबी एवं हेजे की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। रॉबर्ट कोच ने किसकी की थी? टीबी एवं हेजे की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बताएंगे स्क्रीन पर, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक भारत के संविधान की प्रस्तावना कितने बार बदली गई है? भारत के संविधान की प्रस्तावना को अभी तक कितनी बार चेंज किया गया है? तो दोस्तों अभी तक सिर्फ एक बार चेंज किया गया है 1976 में, जो कि 42वां संविधान संशोधन था, जिसके द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनन क्षमता में कमी होती है किस विटामिन की कमी से? जनन क्षमता में कमी होती है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर, तो विटामिन ई की कमी के कारण, ठीक है ना, विटामिन ई की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पादप जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो उनको मोनोकॉर्पिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको मोनोकॉर्पिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मिर्जा गालिब किस मुगल राजा के समकालीन थे? मिर्जा गालिब इनमें से किस मुगल राजा के समकालीन थे? तो ये बहादुर शाह जफर के, ठीक है ना। मिर्जा गालिब एक उर्दू कवि थे जो अंतिम मुगल बहादुर शाह जफर के समकालीन थे और उनका जन्म 1797 और मृत्यु कब हुई थी? 1869 में। जन्म 1797 में और मृत्यु 1869 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शंगु के समकालीन थे। पुष्यमित्र शंगु के समकालीन में से कौन थे? तो पतंजलि। पतंजलि पुष्यमित्र शंगु के पुरोहित थे। वे महान योगाचार्य थे, उन्होंने योग दर्शन की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर बताएंगे, निम्नलिखित में कौन से मंदिर को यूरोपियों ने ब्लैक पेगोडा कहा था? तो ब्लैक पेगोडा किसको कहा जाता है? तो ये कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है, ठीक है ना, जो कि उड़ीसा में स्थित है। इसको ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर बताएंगे, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो कोशिका में भोजन या फिर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दोस्तों कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, नष्ट हुआ बौद्ध स्तूप भामल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक करना,
हमारे चैनल पर अभी हम 4000 क्वेश्चन कंप्लीट करा रहे हैं आपको स्टैटिक, जीके और साइंस के। इसके बाद कल से एक बहुत ही स्पेशल सीरीज चलाने वाला हूं मैं आपको, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबके हजार हजार क्वेश्चन के में सेट तैयार कर लिए हैं। अब मतलब ये मान के चलिए कि जो सब टॉपिक है जीके के उनके हजार हजार क्वेश्चन के मैंने सेट तैयार कर लिए, जिस प्रकार के क्वेश्चन 2025 एनटीपीसी में पूछे जाने वाले हैं। तो 200 क्वेश्चन की मैं आपको बड़े बड़े मास्टर वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है ना। आपका क्या राय है इस पर, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये मास्टर वीडियो जो टॉपिक वाइज मैं देने वाला हूँ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी के, जिसमें हर हजार क्वेश्चन है और मैं आपको 200 क्वेश्चन के 5 सेट दूंगा हर टॉपिक के, ठीक है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया सभी के। तो आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इस तरह की सीरीज चाहिए या नहीं चाहिए, बता दीजिएगा। जिससे कि क्या है कि मैं पूरा डेटाबेस तो तैयार कर लिया है, तो 200 क्वेश्चन दूं या फिर 100 क्वेश्चन दूं एक सेट पे, कितने दूं। 100 क्वेश्चन दूंगा तो आपको 10 वीडियो प्रोवाइड होंगे, 200 क्वेश्चन दूंगा तो आपको हर टॉपिक के 5-5 वीडियो प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों, नष्ट हुआ बौद्ध स्तूप भामल कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना जो मैंने आपसे पूछा है, ठीक है। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।